सोचिए, 4 दोस्त हैं, शिमला की बर्फीली रात है और बीच में कैंप फायर जल रहा है। अब ऐसा माहौल हो तो डरावनी कहानियों का दौर तो चलेगा ही। और बस इसी माहौल में जब एक दोस्त ने ये बात कही तो सबकी नजरें चंदन पर जाकर टिक गईं। चंदन ने एक गहरी सांस ली और बोला, यार मेरे पास कोई कहानी तो नहीं है, पर एक हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जो आज भी मेरे साथ जिंदा है। तो चंदन ने सुनाना शुरू किया। उसकी ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले उसके दादाजी की मौत से। पर यह कोई आम मौत नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की जिसने चंदन की जिंदगी को हमेशा के लिए एक अंधेरे साये में धकेल दिया। चंदन बताता है कि जब उसने अपने दादाजी की डेड बॉडी देखी तो एक पल को उसका खून ही जम गया। वो चेहरा, वो उसका जाना पहचाना चेहरा था ही नहीं, एकदम कमजोर, पिचका हुआ और उस पर एक अजीब सा अननेचुरल कालापन छाया हुआ था। ये पहला इशारा था कि जो हुआ है वो सिर्फ मौत नहीं बल्कि कुछ और है। बात और भी अजीब तब हो गई जब पता चला कि अंतिम संस्कार में कुछ देरी होगी। ये सुनते ही चंदन के पापा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उन्होंने एक दबी हुई खौफ से भरी आवाज में कहा, तुम लोग जानते नहीं हो बाबूजी के शरीर को रात तक घर में रखना कितना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कैसा डर था? मतलब एक मृत शरीर से इतना खौफ क्यों? अब इस पूरे रहस्य का सेंटर थी घर के पीछे बनी वो झोपड़ी। वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी जहां दादाजी अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रहे थे। चंदन को बचपन से ही बस इतना पता था कि उस झोपड़ी में किसी का भी जाना सख्त मना था। एक ऐसा नियम जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता था। और फिर चंदन के पापा ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके शक को और भी पक्का कर दिया। उन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष जैसी कोई पुरानी माला पहनी, चंदन को बाहर ही रुकने का सख्त इशारा किया और अकेले ही उस झोपड़ी के अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दुश्मन के इलाके में जा रहे हों और वो माला ही उनका अकेला हथियार हो। अब चंदन से रहा नहीं गया। वो चुपके से झोपड़ी के पास गया और एक छोटी सी झिरी से अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था, पर जो दिखा उसने चंदन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। सबसे पहले जो चीज दिखी वो थी फर्श के बीचों बीच एक गहरी दरार, जैसे जमीन फट गई हो। फिर उसकी नजर उस दरार के आसपास पड़ी चीजों पर पड़ी। वहां कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं और कुछ अजीब सी न समझ में आने वाली चीजें रखी थीं। और आखिर में दीवारों पर खुरच खुरच कर कुछ निशान बनाए गए थे, डरावने तांत्रिक चिन्ह। वो जगह किसी के रहने की जगह नहीं बल्कि किसी भयानक पूजा पाठ का अड्डा लग रही थी। रात होने से ठीक पहले चंदन का मन नहीं माना और वो फिर से उस झोपड़ी के पास गया। उसने पीछे की एक छोटी सी खिड़की खोली कि तभी पापा की आवाज आई। चंदन घबराकर वहां से भागा, लेकिन उस हड़बड़ी में वो एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा। वो खिड़की वो खुली की खुली ही रह गई। और फिर वो रात आई। दादाजी का शरीर आंगन में रखा हुआ था। घर के बाकी सब लोग सो चुके थे, पर चंदन को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से बुरी तरह धड़क रहा था। उसे क्या पता था कि उसका ये डर बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खरोचने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन लगातार। चंदन ने हिम्मत करके उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी, और वो आवाज दादाजी के शरीर के पास से ही आ रही थी। और तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आहट हुई, ठंडी भारी सांसें। उसने धीरे से पलट कर देखा और सामने का मंजर देखकर उसकी चीख गले में ही जम गई। उसके दादाजी उसके सामने खड़े थे, पर वो नहीं थे। उनकी आंखें, उनकी चाल, सब कुछ किसी जंगली जानवर जैसा था। इससे पहले कि चंदन अपनी जगह से हिल भी पाता, वो चीज उस पर झपट पड़ी। एक ही झटके में चंदन जमीन पर था। उसने अपने सीने पर एक जबरदस्त दबाव महसूस किया और फिर तेज दर्द। उस चीज ने अपने नाखून, जो अब किसी जानवर के पंजों की तरह नुकीले हो गए थे, चंदन के सीने में गाड़ दिए थे। चंदन की चीख सुनकर उसके पापा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उस शरीर की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। धड़ से सिर अलग हो गया, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ। उस बेजान शरीर से एक काले धुएं का गुबार उठा और सीधा चंदन के मुंह के रास्ते उसके अंदर समा गया। चंदन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो गांव के पंडित जी उसके सामने बैठे थे। पंडित जी ने चंदन की आंखों में झांका और फिर उसके कांपते हुए माँ बाप से कहा,
वही हुआ जिसका डर था। घर के नरहर प्रेत ने अपना नया ठिकाना चुन लिया है। तब पंडित जी ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो चंदन के परिवार ने सालों से सबसे छुपा रखा था। उन्होंने बताया कि ये नर्रह प्रेत है, एक ऐसी दुरात्मा जो जानवर की तरह होती है, बहुत जिद्दी और खतरनाक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बार जिस घर में आ जाए फिर उसे छोड़कर कभी नहीं जाती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में रहती है। पंडित जी ने आगे बताया कि ये प्रेत झारखंड और बंगाल के कुछ कबीलों से जुड़ा है। इसका पसंदीदा भोजन है मुर्दों का मांस, इसीलिए ये आमतौर पर जिंदा लोगों को परेशान नहीं करता। ये अपने मेजबान के घर में जमीन के नीचे एक बिल बनाकर रहता है, बिल्कुल वैसी ही दरार जैसी चंदन ने उस झोपड़ी में देखी थी। और दादाजी के बाद अब वो प्रेत चंदन के शरीर को अपना नया घर बना चुका था। ये सब सुनकर चंदन के अंदर एक गिल्ट बैठ गया। उसकी एक छोटी सी गलती, वो खुली रह गई खिड़की, उसी की वजह से ये सब हुआ। उसने कांपती आवाज में पंडित जी से पूछा, क्या क्या इसका कोई इलाज नहीं है? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, इलाज नहीं है बेटा, सिर्फ नियंत्रण है। 12 साल तक इसे तुम्हारे अंदर ही काबू में रखना होगा। और इसके लिए 2 शर्तें थीं। पहली, अगले 12 सालों तक एक पवित्र माला गले से एक पल के लिए भी नहीं उतरेगी। और दूसरी और सबसे भयानक शर्त, हर साल दादाजी की मौत की बरसी पर चंदन को पूरी रात के लिए उसी झोपड़ी में जंजीरों से बांधकर रखा जाएगा। इतना कहकर चंदन खामोश हो गया। कैंप फायर की आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थीं। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आखिर उसके एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछा, चंदन, तो इसका मतलब क्या वो अभी भी तेरे अंदर है? चंदन ने अपनी नजरें उठाईं और सीधे अपने दोस्त की आंखों में देखकर बोला, हाँ, वो यहीं है, मेरे अंदर। और हर साल दादाजी की मौत वाली रात वो बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे ही चंदन ने ये आखिरी बात कही, कैंपफायर की रोशनी में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आग की परछाई में कोई और बैठा हो, जो चंदन के चेहरे का नकाब ओढ़कर मुस्कुरा रहा हो। अब सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या फिर उस रात उस कैंप में वो 4 दोस्त अकेले नहीं थे।